हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और इसमें कौन कौन भाग ले सकते हैं। और राष्ट्रपति के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर कितने में दिया गया है और यह अभी फिलहाल क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसे मैं बताने से पहले यह बता दूं कि इसलिए यह चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि राष्ट्रपति अभी जो प्रेजेंट में हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उसका कार्यकाल 22 जुलाई 2022 को खत्म होने वाला है और 28 जुलाई को इसकी अंतिम डेट रहेगी। तो इसी बीच इसमें चुनाव होना ज़रूरी है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा और कौन कौन से व्यक्ति इसमें नॉमिनेशन करवा सकते हैं, कौन कौन से व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या उम्र चाहिए, उन सभी चीज़ों को इस एक वीडियो में देखने वाला है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया कि भारत के अंदर संविधान में चर्चा किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी यहाँ से एक बात तो स्पष्ट होता है कि राष्ट्रपति एक संविधानिक पद है। राष्ट्रपति एक कैसा पद है? तो संविधानिक पद है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जब संविधानिक पद, राष्ट्रपति कैसा पद है? तो संवैधानिक पद है। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जो संवैधानिक पद नहीं है, जैसे मानव अधिकार अध्यक्ष, ये कैसा पद है? तो यह संवैधानिक पद नहीं है। नीति आयोग, ये भी संवैधानिक पद नहीं है। यानी संवैधानिक पद कौन है? तो संवैधानिक पद उन्हें कहा जाता है जिनके बारे में संविधान में चर्चा किया गया हो, यानी लिखा गया हो। तो जिनके बारे में संविधान में लिखा गया उसे संवैधानिक पद कहते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रपति है यह एक संवैधानिक पद है। इसके बारे में मैं कुछ और बता दूं कि भारत में जो जितने भी चुनाव होते, भारत के अंदर जितने भी पद कर चुनकर आते हैं उसमें सबसे ऊंचे पद पर राष्ट्रपति बैठते हैं। यानी भारत के अंदर जितने भी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर पद हैं, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे कार्यपालिका का हो, चाहे न्यायपालिका का हो, जो भी पद है वो सबसे ऊपर कौन आएंगे? तो हमारे राष्ट्रपति जी हैं। तो राष्ट्रपति जी का पद भारत में सबसे ऊंचे पद होते हैं। तो आपको बोले कि पद के एतबार से सबसे ऊंचा पद किसका है? राष्ट्रपति का। लेकिन कार्यकारी प्रमुख अगर माना जाता है, कार्य के एतबार से सबसे ऊंचा पद कौन किसका होता है? तो प्रधानमंत्री जी का होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री। ऐसे हम आपको उतना डिटेल्स में नहीं बताना है आज, तो यही समझना है कि कौन कौन खड़े हो सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो क्वालिफिकेशन की बात करें, एक राष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसकी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ये बात इसमें स्पष्ट नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का नागरिक कोई आदमी 30-35 साल रहने के बाद भी वो वहाँ की नागरिकता ले सकता है। इसकी बहुत सारी प्रक्रिया, किसी भी प्रक्रिया से भारत की नागरिकता ले सकता है और वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। पहला नंबर ये कि क्या होना चाहिए? सिटीजनशिप इंडिया। दूसरा, कंप्लीट 35 ईयर, यानी उसके 35 साल से कम उम्र वाला भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नंबर 3, इसमें कह रहा है कि वह क्वालिफिकेशन ये भी क्वालिफाइड यानी लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। राष्ट्रपति पद, जो भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होगा वह लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीना के अंदर में उसे लोकसभा का मेंबर बनना होगा, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य है यानी रहेंगे। उसके ऊपर कोई भी लाभकारी यानी सरकारी कहीं भी कोई नौकरी पद में नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी कोई भी नौकरी लाभकारी पद में है तो उसे उससे इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वह राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। ये सभी चीज़ अगर समझ गए होंगे तो भारत में मैं कुछ बात आपको यह भी बता दूं कि भारत में सर्वप्रथम यानी पहली बार 1952 ईस्वी में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। तो 2 मई 1952 को पहली बार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें पहले राष्ट्रपति भारत के कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
तो आपके मन में तो एक बात स्पष्ट आया तो जरूर होगा कि भारत हमारा 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन यह क्यों 1952 को पहली बार? तो आपको मालूम होगा कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। कब हुआ तैयार? 26 जनवरी 19। तो 1950 के बाद ये पहली बार चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में। और 2022 ईस्वी में जो चुनाव होने वाला है वह 16वां राष्ट्रपति चुनाव होगा। कितना नंबर का होगा? 16वां होगा। तब पहली बार कब हुआ? 1952 में। और 2022 में कितने नंबर का होगा? 16वां होगा। 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद का आखिरी दिन होगा। कब होगा? 25 जुलाई को। तो आने वाला 25 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का आखिरी दिन है। मैं कुछ नियम आपको आर्टिकल के हवाले से बता देता हूँ कि संविधान का कानून में प्रावधान आर्टिकल नंबर 54 में यह बताया गया राष्ट्रपति के चुनाव का मतदान कौन कौन करेगा, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव का जो मतदान कौन कौन करेगा उसको आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया। उसके बाद ये भी बताया गया आर्टिकल नंबर 55 में कि चुनाव राष्ट्रपति चुनाव की विधि यानी किस तरह राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसके बारे में। आर्टिकल नंबर 56 में है कि राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितने साल का होगा। आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया कि पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता किस तरह से जारी किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 58 में बताया राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, मतलब राष्ट्रपति अगर बनने तो उसकी योग्यता क्या होना चाहिए। उसके बाद ये भी है कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत अगर किसी तरह का उसमें नियम लाना हो या उसमें किसी तरह के चढ़ाना बढ़ाना या कोई उसमें बदलाव करना हो तो आर्टिकल नंबर अधिनियम 1952 के तहत इसमें चेंज किया जा सकता है। अधिनियम 1952 के तहत इसमें बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन सबसे प्रमुख बात इसमें यह निकल कर आता है कि एक अगर कोई व्यक्ति एक राष्ट्रपति पद के लिए अभी अगर खड़े होते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आता है कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए। पहले ऐसा होता था कि लोग खड़े होते थे, कोई भी जा करके सीधे मुंह उठा करके राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो जाते थे उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं होता था, कोई समर्थक नहीं होता था। कई बार तो ऐसे हुए कि एक भी समर्थक नहीं हुआ, जिसकी वजह से वह उल्लंघन होता था। यानी राष्ट्रपति का बहुत ज़्यादा बेइज्जती अगर देखा जाए कि एक भी समर्थक नहीं आ जा करके मुंह उठा के खड़े हो गए, जिसकी वजह से सरकार ने यानी नियम बनाने वाले ने न्याय जो व्यवस्थापिका जो होती है जो नियम बनाने का कार्य करती है तो उन्होंने अपना नियम बनाया कि कम से कम कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए अगर खड़े हो तो उसके पीछे 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो सकते हैं। यानी टोटल 100 मेंबर होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद बोलता है राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो पहला ये भी क्वेश्चन कभी कभी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। याद रखने की बात है। अब प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं होता? तो इसलिए नहीं होता क्योंकि राष्ट्रपति जी केवल नाम के प्रमुख, केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। कार्यकारी टोटल कार्यभार होता है किसके ऊपर? प्रधानमंत्री। केवल नाम के लिए प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति जी, जो सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए रहते हैं, कठपुतली समझ लीजिए। तो नाम मात्र के प्रमुख है। अब इसका चुनाव देखिए, कोई भी चुनाव अगर लोकसभा मतलब लोगों से मत लिया जाए, इसमें लोगों से मत नहीं लिया जाता, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिल करके इसको वोट दे करके अपने राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त करते हैं। तो इसीलिए अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने का कारण क्या है? इसमें समय की बचत होती है, खर्चे कम होते हैं। अब जो न्यायिक मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में समय भी ज़्यादा लगता है, खर्चे भी ज़्यादा लगते हैं, इसी वजह से इसका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब निर्वाचन मंडल 1992 देखिए, इसमें कौन कौन से वोट दे सकते हैं यानी भाग ले सकते हैं, उसी को निर्वाचन मंडल हम कहेंगे। मैं बता दूं 1992 से पहले राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी 1992 से पहले होता था क्या कि राज्य के विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
यानी संसद के दो सदन, तो आपको पहले ही पता होगा। देखिए संसद पार्लियामेंट के जो दो सदन, एक होता है क्या उस सदन और एक होता है निम्न सदन। उस सदन को हम क्या नाम देते हैं, राज्यसभा, और निम्न सदन को नाम देते हैं लोकसभा। यानी कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदन में जो निर्वाचित सदस्य है वो इसमें भाग ले सकते। 1992 से पहले केवल इतना प्रावधान था, लेकिन 70वां संविधान संशोधन के मुताबिक दिल्ली और पुडुचेरी भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते। यानी शुरू में तो यही धारणा था केवल कि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो, और संसद के दोनों सदन है वो। लेकिन 1992 के बाद 70वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें यह भी दिया गया कि दिल्ली और पुडुचेरी के भी लोग उसमें हिस्सा ले सकते, मतलब दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी एमएलए एमपी हैं वो शामिल हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद कौन भाग नहीं ले सकता है जो हमें जानना है। तो देखिए इसमें भाग कौन नहीं ले सकता, तो राज्यसभा के और लोकसभा के मनोनीत, यानी राज्यसभा और लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं। जैसे लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 543, दो मनोनीत किए जाते हैं, तो उससे इसमें भाग नहीं लेना है। केवल 543 ही उसमें भाग ले सकते हैं, यानी वोट देने का अधिकार है किसके, राष्ट्रपति को चुनने के लिए। उसी तरह राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं और जो मनोनीत किया जाता है उसे 12 को छोड़ करके बाकी टोटल वह उससे चुन सकते हैं, और राज्य विधान परिषद में शामिल नहीं होते। अब राज्य विधानसभा परिषद भी इसमें शामिल नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गया, यानी विधानसभा विधान परिषद सब ये सब शामिल नहीं होगा। मान लीजिए टोटल कुल सदस्य है, यानी कुल पार्लियामेंट संसद में टोटल मान लीजिए कितना सदस्य है, 4809। अब लोकसभा सीटों की संख्या कितना, 543 जो वोट दे सकते। संसद में टोटल सीट कितना हो गया, लोकसभा देखिए संसद का दो मेन है, कौन, उच्च सदन और निम्न सदन। तो संसद क्या दो चीजों से मिल करके बना है कि नहीं, लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके बना। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितना, 543, और राज्यसभा के तो कितना, 233। टोटल मिला दिए तो संसद में टोटल सीटों की संख्या कितना हो गया, 776। अब चुनाव की विधि होगा किस तरह से, मान लिया कुल सदन लोकसभा में इतना है और राज्यसभा में इतना, तो चुनाव की विधि होता किस तरह से। तो देखिए इसको समझने के लिए एमएलए को हमको एमपी को समझना होगा। मान लीजिए संसद में एमपी या विधायक यानी एमएलए, विधायकों के मतों का मूल आप कैसे समझे। मान लो किसी संसद में एक एमपी वोट दिए या 10 एमपी वोट दिए, 10 एमएलए, तो एमएलए का मत, मान लो एक एमएलए के मत का वोट कितना होगा, उसकी कितनी वैल्यू है, तो उसको निकालना भी हमको जरूरी हो जाता है। तो इसके निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि एक एमएलए, देखिए 1971 की जनसंख्या के मुताबिक हमको पता लगाना होता है कि मान लीजिए कुल जनसंख्या 1971 में जितना जनसंख्या था कुल जनसंख्या, उसके बाद कुल एमएलए, तो कुल जनसंख्या 1971 में जो भी जनसंख्या उसका जैसा 57 या 56,000 के आसपास होगा, कुल एमएलए अभी जो प्रेजेंट में जितने एमएलए उसको 1/1000 से गुना करेंगे, तो जो भी संख्या आएगी वो एक एमएलए का मुताबिक हो गया, यानी एक एमएलए का मूल उतने वोट के बराबर, यानी एक एमएलए बराबर जैसे इतना निकालेंगे तो मान लीजिए 10 है, तो एक एमएलए अगर वोट दे तो 10 वोट, एक एमएलए का वोट 10 वोट के बराबर होगा। कितने के बराबर, 10 के। तब प्रत्येक राज्य में मतों का कुल अलग अलग होता है, यानी कहने का ये मतलब है कि ऐसा ये जरूरी नहीं है कि मान लीजिए एक एमएलए का वोट, मान लीजिए यूपी में अगर 10 हो रहा है तो ऐसा ना हो कि सिक्किम में भी 10 होगा, ऐसा नहीं। अगर एक एमएलए का वोट अगर यूपी में 10 हो रहा है तो हो सकता है सिक्किम में ज़्यादा हो, या ऐसा हो सकता है कि बिहार में एक एमएलए का वोट 5 हो तो सिक्किम में कम भी हो सकता है या ज़्यादा। यानी एमएलए का वोट के जो एक एमएलए का जो मूल्य बढ़ता है या घटता है उसकी वहाँ की जनसंख्या का था। जैसे देखिए यूपी में लिखा है, यूपी में 208 जबकि सिक्किम में 7। देखिए यूपी में एक एमएलए का वोट 208 के बराबर होता है। अगर एक एमएलए अगर वोट दे तो एक एमएलए 208 के बराबर पावर होता है, जबकि सिक्किम में एक एमएलए वोट देता तो केवल 7 के बराबर आता, क्योंकि यूपी की जनसंख्या अधिक है, इसीलिए यहाँ एक एमएलए का वोट ज़्यादा हो जाता है। यूपी में 403 विधायक, टोटल 403 विधायक मान ले तो इसका जनसंख्या के हिसाब से टोटल वोट कितना हो जाएगा। देखिए 403 विधायक है तो 8000, देखिए 83,824 वोट हो जाएंगे। तो सोचिए 403 विधायक अगर टोटल देती है, मान लीजिए एक वोट का, एक एमएलए के वोट का पावर कितना, 208 है। अब टोटल 403 विधायक अगर वोट देते हैं इसका पावर कितना हो जाएगा, 8324।
8,000 या 83,824 वोट के बराबर हो जाए। उसी तरह अगर सिक्किम में देखिए टोटल 32 विधायक मान लीजिए, अगर 32 विधायक है और टोटल 32 विधायक, एक वोट का कीमत 7 है, तो टोटल तो 224 वोट हुए। तो सोचिए वहीं अगर टोटल वोट दिए तो इतना वोट हो गया, यहाँ लेकिन कितना 224। इस तरह से आपको समझना। अब सभी राज्य में विधानसभाओं का मूल्य देखिए, सभी राज्य के हिसाब से अगर आप निकालिए, यानी कुल राज्य जितने भी राज्य है, तो टोटल वोट कितने निकल जाएंगे, कुल मूल्य 5,43,000, यानी इतना वोट निकलेंगे, यानी टोटल एमएलए का। अब बचा एमपी का, तो एमपी का किस तरह से निकालेंगे, तो एमपी के वोटों का जो मूल्य निकलता है, एक एमपी का मूल्य कितना होगा, तो टोटल एमएलए, यानी जितना भी एमएलए सभी राज्य से चुन करके गए हैं, यानी 543, या जो भी एमएलए है, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी टोटल एमपी से भाग दे दीजिए। तो टोटल एमएलए को टोटल एमपी से भाग देने का जो निकलेंगे वही जनसंख्या हो जाती है आपको क्या, एमपी, यानी एक एमपी का पावर। मान लीजिए कि 54,05,43,231 एमएलए है, टोटल एमएलए, और एमपी की जनसंख्या कितना है, तो एमपी टोटल 776, जो हम देखें लोकसभा में एमपी कितने 776 जो। तो अब इसको इससे भाग दिए तो टोटल कितने पावर है, तो यानी एक एमपी के वोट का पावर कितना हो गया, 700 हो गया। तो वोटों की आवश्यकता, अब देखिए इसमें वोट का कितना पावर होता है, किस तरह से चुनाव होता है, तो एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति होता है। यानी एकल मतलब कहने का यह मतलब कि एक आदमी एक बार वोट दे सकता है, लेकिन यह वोट को बदल भी सकता है। बदलने का मतलब ये हुआ कि जीत के लिए कुल मत के आधा है। देखो इसमें एक बात और होता है कि आपको अगर जीतना है तो जीत के लिए कुल मत के आधे से अधिक मत प्राप्त करना होगा। कहने का ये मतलब हुआ कि मान लीजिए टोटल एमपी का जो भी वोट हो और टोटल एमएलए का जो भी वोट हो, उसका अगर आप औसत निकालिए, उसका आधा उसमें एक जोड़ दीजिए। मान लीजिए टोटल एमपी और टोटल एमएलए मिला के 776 वोट है, या 5,000 या 10,000। तो यहाँ पर देखिए टोटल एमपी का वोट इतना, टोटल एमएलए का, उसको 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग देने के बाद कितना आ गया, 5,43,215, उसमें एक जोड़ दीजिए तो 5,43,216, यानी जिसका 216 इतना आ गया, एक से अधिक, यानी आधे से अधिक, यानी टोटल एमपी और टोटल एमएलए के आधा से भाग दीजिए, और जो भी आधे से अधिक जिसका भी वोट आ गया उसकी जीत हो गई। तो मतों की गिनती कैसे होती है, राउंड में होती है। राउंड में कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए 3 आदमी खड़ा हुआ, मान लीजिए चुनाव में पहले व्यक्ति कौन हो, दूसरे व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति, 3 व्यक्ति खड़े होंगे। तो मान लीजिए टोटल सीटों की संख्या मान लीजिए 10 है, तो पहले को मान लीजिए 5 प्राप्त हुआ, दूसरे को 2 है, तीसरे को 1, 5 2 7 1 8 नहीं, मान लीजिए तीसरे को 3। तो इसमें क्या हुआ कि देखो ध्यान से देखिएगा, इसको 5 है और इसको 2 है और इसको 3 है। तो देखिए इसको पहले वाले को तो 5 है, थोड़ा ज़्यादा पावरफुल में, लेकिन इसको 3 है, तो ये तो जीत नहीं सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, जिसके पास सबसे कम है उसको साइड कर देंगे। साइड करने के बाद बचेंगे ये दोनों, तो इसका वोट इन दोनों में जिसके पास ज़्यादा पावर है उसे दे दिया जाएगा, और देने के बाद इसमें जिसकी जीत होगी वो हो जाएगा एमएलए, मतलब वो राष्ट्रपति बनेंगे। तो यानी राउंड में इसकी गिनती होती, किस में होती है, इसकी राउंड में। अब देखिए एक ही बार ऐसा हुआ था कि राउंड में 5वें राष्ट्रपति वीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति है जो दूसरे राउंड में चुने गए थे। बाकी जितने भी राष्ट्रपति सब पहले भी राउंड में ही जीत गए थे, लेकिन एक ही बार ऐसे हुआ था 5वें राष्ट्रपति वीवी गिरी जो दूसरे बार में चुने गए। एक और बात जो याद रखने की बात है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल कानून लागू नहीं होते हैं। छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी 1977 में, 1982 में, मतलब 1977-1982 के जो चुनाव हुए थे उसमें 37वें राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने थे, जिसमें 36 राष्ट्रपति मतलब ऑटोमेटिक उसे रिजेक्ट कर दिए थे, और ऑटोमेटिक वो 37वें राष्ट्रपति बिना चुने हुए मनोनीत कर लिए गए थे। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप यह समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।